आज का सिलेबस वोकेबलरी है। एसएससी के सिलेबस को देखते हुए हम लोग उस विद्यार्थियों के लिए इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जिनका हिंदी में हाथ बिल्कुल ही तंग है। हिंदी में या अंग्रेजी में जिनका हाथ बिल्कुल ही तंग है, मतलब हिंदी मीडियम के कंप्लीट विद्यार्थी मेरे जैसे ठेठ हिंदी, समझ रहे हैं। और इसकी एक वजह है एसएससी के सिलेबस में बड़ा ही फेरबदल। ठीक है, जैसा कि आप लोग ने नए सिलेबस से अवगत हो गए होंगे, यह सिलेबस अंग्रेजी को थोड़ा सा वरीयता देते हुए बनाया गया है। 45 मार्क्स का सीजीएल में, उसमें भी स्कोरिंग में, सीएचएसएल में प्री में तो सिलेबस क्वालिफाइंग है, बट जो स्कोर करके हम सिलेक्शन लेंगे उसमें भी खतरनाक ढंग से 40 नंबर का इंग्लिश इसने जोड़ा है, 3-3 मार्क्स का। जबकि उनकी वरीयता जीके के लिए मात्र जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मार्क्स है। इंग्लिश अगर कहीं स्कोरिंग में 40 है तो जीके जीएस जिसे हम बोलते हैं वो मात्र 20 मार्क्स का है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, 30 और 30 नंबर का जीआई और मैथ रखा गया है। ठीक है, 60 90 इंटू 3 और ये 60 90 इंटू 3, 60 इंटू 3 180 का ये, 180 का ये सीएचएसएल का सिलेबस है जिसमें ये 40 मार्क्स बहुत ही उम्दा। अगर आपका अंग्रेजी का पोर्शन वीक है, वजह चाहे जो भी हो, आपका सिलेक्शन बहुत ही खतरे में है। जीके जीआई एंड मैथ तो जो है सबके साथ, हिंदी मीडियम वाले का, विशेषकर हिंदी पट्टी बिहार यूपी वाले का अच्छा ही होता है। अभी आपको अंग्रेजी से मशक्कत है। अंग्रेजी उतनी भी कोई फ्रेंच और जर्मन और रशियन ऐसा लैंग्वेज नहीं है। आज के दौर में, मोबाइल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो आसानी से अंग्रेजी पर पार पा सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो एकदम जीरो है, अंग्रेजी जीरो मतलब लड्डू, उनके लिए शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये सफ़र होगा। चूँकि अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसमें तो इनका जो रोल है 25 का आपको पता ही होगा। 25 का सिलेबस है और ये सिलेबस में 2 मार्क्स का है सब पार्ट, जिसमें अंग्रेजी का भी वही रोल है। और इसमें 50 में से 1/4 मतलब 0.5 का नेगेटिव है। ये प्री है, क्वालिफाई करने के बाद ये स्कोरिंग में, पहले प्री का भी मार्क्स स्कोरिंग में जाता था, अब नहीं जाएगा सीएचएसएल में। ठीक है, और मेंस में जो जाएगा सीएचएसएल के सिलेबस के अनुसार, ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ये 40 मार्क्स का, 40 इंटू 3 मतलब 120 मार्क्स का बहुत ही वाइटल पोर्शन, ये बहुत उम्दा रोल करेगा आपके सिलेक्शन में। इसलिए हम लोग अब तैयार होंगे। इतने दिनों से बच जा रहे थे, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार होंगे कि नहीं, अब हम मुकाबला करेंगे। जिनका हाथ हिंदी में तंग है वो शुरू करें आज से, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि अंग्रेजी वैसी भी भाषा नहीं है जिस पर हम आसानी से मैं खुद हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था, मुझे भी अंग्रेजी से डर लगता था, और आहिस्ते आहिस्ते मैंने प्रयास किया और मैं उस समय 25 में 20-22 मार्क्स लाने में, 20 से 22 मार्क्स लाने में सफल हुआ। वो समय था जिस समय सोशल मीडिया का, यूट्यूब पर इतने क्लासेस नहीं हुआ करते थे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जो विद्यार्थी ठीक से मेहनत करेंगे, 25 में 25 क्वेश्चन वो सही करने का दावा रखते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत करें। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेकर हम टॉपिक पे आते हैं, और मैं इसलिए इस क्लास की शुरुआत एक दोहे के माध्यम से करना चाहता हूं। मनुस्मृति, वेद, वेदांग या उपनिषद, जहां से भी ये दोहा लिया गया है, इसे आप समझिए। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ विशेषता है। कोई हिंदी में अव्वल है, कोई अंग्रेजी में अव्वल है, कोई जीके अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है। ये
इस दोहे का ये मतलब है, अगर किसी के अंग्रेजी थोड़ा सा भी खराब है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा या वो अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है और इतनी अच्छे तरीके से सीख सकता है, वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी की तरह मार्क्स ला सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप हमारे साथ एक मास बने रहिए, आप खुद जज कर पाएंगे हमारी अंग्रेजी बेहतर हो गई। अश्वश्वेत धावने वीरा, भारत से बहने खरा। जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार खरा, खरा नोट खरा, खरा मतलब हो जाता है खरगोश, खरा मतलब गधा, गधा भार ढोने में वीर होता है। अर्थात कोई व्यक्ति की अगर अंग्रेजी खराब है तो जरूर हम अच्छे तौर पर बता सकते हैं कि उनकी रीजनिंग, उनका जीके, उनका मैथ अच्छा होगा। बस केवल आप अंग्रेजी को सिलेबस के अनुसार, चूंकि इनकी वरीयता ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो इसे आप अवॉइड करके सिलेक्शन आसानी से नहीं ले पाएंगे। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि 45 मार्क्स का सीजीएल में अंग्रेजी 45 क्वेश्चन इंटू 3, CHSL में 40 इंटू 3 और MTS में केवल 2 ही पेपर क्वालिफाइंग है। और इनमें आप देख सकते हैं, आपने MTS का सिलेबस यदि देखा हो तो इनमें एक बार मैं कंफर्म हो लूँ उनका क्या सिलेबस था। MTS का 25 25 50 और ये शायद MTS ये है। इसमें भी MTS में 25 इंग्लिश और जीके या GS जो बोलिए आप, 25 इंटू 3 मार्क्स का, 75 मार्क्स का ये और 75 मार्क्स का ये स्कोरिंग इसी पे बनेगा मेरिट 150 में और नेगेटिव 1/3। मतलब पहले नेगेटिव और भी पीटी में जो नेगेटिव 1/4 है, 2 मार्क्स दिया जा रहा है तो आधा मार्क्स काटा जा रहा है। इसका सीधा मतलब होता है 1/4। पहली बार एसएससी ने प्रयोग किया 3 नंबर देकर माइनस में 1 नंबर, रेलवे की तरह 1/3 नेगेटिव। बहुत ही वाइटल रोल। MTS के दृष्टि से देखा जाए तो MTS अप्रैल में होने वाली है, MTS का एग्जाम अप्रैल में होगी और इसी 2 पेपर पे उनका मेरिट बनेगा जो बहुत ही वाइटल है। अगर आप इंग्लिश, अगर आप MTS में रिजल्ट लेना चाहते हैं विदाउट इंग्लिश तो भूल जाइए, आपका सिलेक्शन होने से रहा। क्योंकि जीके जीएस का हाल तो आपको पता ही होगा, एसएससी में जो है स्टैटिक जीके सभी लोग अच्छा करेंगे या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन होता ही है। सारा रोल अंग्रेजी और जीएस मिला के करेगा और इनके बिना जो स्कोरिंग पेपर हुआ करता था बिहार यूपी के विद्यार्थियों के लिए और तमाम विद्यार्थियों के लिए जिनका अंग्रेजी और मैथ और रीजनिंग अच्छा होता था, तो वो उनको स्कोरिंग से निकाल दिया गया है। क्योंकि वो 20-20 मार्क्स का पूछे, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 मार्क्स का और ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें 40% नंबर लाना केवल अनिवार्य है। मतलब 20 क्वेश्चन में से अगर आप जनरल के विद्यार्थी और 8 क्वेश्चन सही कर देते हैं दोनों में तो आप क्वालिफाई हैं, बाकी आपका स्कोर इस पर। तो हम कुल मिलाकर इतनी चर्चा, पहला क्लास है तो चर्चा कर दी और आपको ये भी बता दिया, आप अगर अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी नहीं है तो आप अपने आप को कम नहीं आके, कोई घोड़ा जिस तरह दौड़ने में तेज होता है उसी तरह गधा भार वहन करने में अपने आप को मोटिवेटेड रखें। अंग्रेजी कोई बहुत कठिन विषय नहीं है, आप उस पर आसानी से पा सकते हैं। जैसे जिस तरह के किसान बीज खेतों में डालकर निश्चिंत हो जाता है, उसी तरह अगर आपको अंग्रेजी अच्छी करनी है, सबसे पहला काम है आपको वोकेबुलरी अच्छा करना। विदाउट वोकेबुलरी इफ यू वांट टू नो द इंग्लिश थ्रू ग्रामर एंड सो इट्स इम्पॉसिबल। कोई भी अखबार या कोई भी लेटर, कोई भी तथ्य पढ़ना चाहते हैं, उसमें यूज किए गए तमाम शब्दों का आप अनुवाद या हिंदी जानते हैं, अर्थ जानते हैं, तो उस पैराग्राफ, उस लेटर, उस एडिटोरियल को समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। रही ग्रामर की बात, ग्रामर की पुस्तकें हैं, उनका प्रैक्टिस है, वो हम लोग धीरे धीरे उस पर काबू करेंगे। पहले हम वोकेबुलरी से, जिनसे लोग अच्छी तरह से भागते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ में अगर हम 20 वर्ड को नहीं जानते हैं तो हम उस पैराग्राफ का सही सही अर्थ लगाने में कामयाब नहीं होंगे। तो हम वोकेबुलरी से शुरुआत करते हैं। वोकेबुलरी का सीधा मतलब है हम वर्ड का मीनिंग जानेंगे। अगर कोई व्यक्ति वाटर बोलता है, अगर हम उसको नहीं समझते हैं कि पानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे व्हाट इज वाटर।
तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वोकेबलरी का सीधा संबंध हम आज जो क्लास करेंगे, एक एक वर्ड बाय वर्ड याद करना काफी कठिन है, इसलिए हम आज जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे किसी भी, सबसे पहले तो ये जानिए अंग्रेजी का जो लिपि है, अंग्रेजी भाषा का जो लिपि है वो है रोमन। अंग्रेजी किस लिपि में, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन। और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए बोलते हैं ना उर्दू फारसी मत बको भाई, ठीक है। एंड और एक और बताइए, एक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि है ना, आप लोगों ने पढ़ा है पंजाबी सर गुरुमुखी लिपि, जो भी हो। तो हम अब समझेंगे वोकैबुलरी। अंग्रेजी के तमाम शब्द, जिस तरह से हिंदी और संस्कृत, हिंदी के शब्द संस्कृत से निकले हुए शब्दों का ये है, उसी तरह अंग्रेजी के तमाम शब्द ग्रीक, लैटिन या फ्रेंच ओरिजिन से बना हुआ शब्द होता है। तो अब हम इस वोकैबुलरी पढ़ने से पहले एक ओरिजिन को समझेंगे, एक एक ओरिजिन से हम कई शब्दों के अर्थ को समझेंगे। हम मात्र 3 से 4 क्लास होगा, बड़े लेवल में आप ओरिजिन को समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि वर्ड फॉर्मेशन का अंग्रेजी में कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहला जो मेरा क्लास है वोकैबुलरी में, उसका चैप्टर का नाम है, उससे रिलेटेड जो वर्ड है वो है फाइल, PHILE। अच्छा, आप समझेंगे जिस तरह के प्रत्यय और उपसर्ग होता है उसी तरह से सफिक्स और प्रीफिक्स अंग्रेजी में होता है। वर्ड का फॉर्मेशन ओरिजिन वर्ड से बना है। जैसे हम इस फाइल का हम जब मतलब समझेंगे, फिलोज का मतलब होता है PHILOS, फिलोज का मतलब होता है लविंग। अब देखिए हम ये समझेंगे, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड होगा उसके अर्थ में लविंग, प्यार, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, है ना, एक दोहा, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दी ले जाए। शरीर देकर राजा प्रजा, जिनको भी प्रेम करना होगा शीश देकर करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये वर्ड जो फिलोज है इसका मतलब होता है लविंग, ठीक है। अब देखिए हम बताएंगे आपको इससे रिलेटेड जितने भी तमाम वर्ड, 50-100 जितने भी वर्ड बने, उनका मतलब लविंग के आसपास पहुंचने को है। तो हम शुरुआत कर देते हैं कि हम, चूंकि इस पहले सफिक्स का ये मीनिंग समझ लीजिए, लव से रिलेटेड है और फाइल होगा, और आप इसको वर्ड से समझ पाएंगे। हम जो आपको बताना चाह रहे हैं आप शब्द से क्लियर वर्ड से समझ पाएंगे। जैसे हमने कहा बिब्लियोफाइल, तो देखिए इसमें 2 वर्ड है, एक बिब्लियो लिखा हुआ है, एक फाइल लिखा हुआ। फाइल को अभी आपको बताया गया, फिलोज का वर्ड मतलब बताया गया लविंग। अच्छा, फिलोसफी भी फिलोज से बना है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे, फिलोसफी का अर्थ भी बताएंगे। फिलोज मतलब होता है लविंग, और सोफिया का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। तो फिलोसफी जानते हैं कितना अच्छा वर्ड है फिलोसफी। जब हम लोग अच्छे स्तर में पढ़ाई करते हैं, किसी भी विषय के लोग जब आफ्टर MA PhD करने जाते हैं, तो किसी भी विषय के लोग को बोलते हैं फिलोसफी, क्या बोलते हैं हम लोग, PhD को डॉक्टरेट इन फिलोसफी, है ना। फिलोसफी, MA से फिलोसफी किया, PhD किया, है ना। अंग्रेजी से फिलोसफी मतलब PhD किया, तो हिंदी से PhD किया। एक स्तर पर जाके सारे विषय से किए गए कोर्सेज को PhD क्यों कहते हैं, उसको उस विषय से उस स्तर पर वो पहुंच गया है, उसको ज्ञान का वो स्तर है जो उस विषय से वो प्यार करता है, मतलब शोध के विषय पर जब पहुंच जाए व्यक्ति तो उसको कहते हैं PhD करना, ठीक है। तो फिलोसफीज का अर्थ भी होगा, फिलोसफी का भी अर्थ चूंकि PHILOS, फिलोसफी मतलब जिसको हम लोग हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं, है ना, दर्शन शास्त्र कहते हैं। फिलोसफी एक विषय है जिसको हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं, और किसी भी विषय से हायर एजुकेशन को PhD कहते हैं। इसका मतलब है, फिलोज का मतलब होता है लविंग, एंड सोफिया जो एक वर्ड है, सोफिया का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। मतलब जिनको ज्ञान से प्रेम हो जाए, किसी भी विषय पर जिनको ज्ञान से प्रेम हो जाए, वो स्तर पहुंच जाए ज्ञान का, उनको हम लोग कहने लगते हैं फिलोसफी। PhD डॉक्टरेट इन फिलोसफी इन हिंदी, अंग्रेजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एनी सब्जेक्ट, ओके। तो फिलोसफी पर हम लोग बात कर रहे थे, तो हम, जरूरी नहीं है कि फिलोज हमेशा पीछे से ही फाइल के रूप में ही लगे, आगे से लग गया, देखिए यहाँ फिलोसफी लिख गया, उसका भी मतलब ज्ञान ही हुआ।
हम मोटे तौर पर समझेंगे फिलोज से जितना वर्ड बना रहेगा अब उनको हम लोग मानेंगे लविंग से बना हुआ वर्ड है। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोज मतलब होता है बुक। ये देखिए जैसा कि मैंने पहले बता दिया, अंग्रेजी के तमाम वर्ड का ओरिजिन होगा ग्रीक, जिसे हम शॉर्ट में ग्रीक लिखेंगे, या लैटिन या फ्रेंच। ठीक है, या तो वो लैटिन शब्द से बना होगा, ग्रीक शब्द से बना होगा, या फ्रेंच शब्द से बना होगा। हमको अब ये नहीं जानना है कि किनके ओरिजिन से वो बना है, केवल हमको अब ये जानना है कि उसका मतलब पहले क्या होता है। चूंकि हम लोग वोकैबुलरी पढ़ेंगे और तमाम क्लास में ये देखेंगे और हम आपको सीट बाद में ये शेयर कर देंगे, आपको पता चले इनसे कितने वर्ड बने हैं। मोटे तौर पर हम एक बार आप लोग को बता दे रहे हैं। बिब्लियोफाइल का मतलब हो गया, या ये हो गया लवर ऑफ बुक्स, जो कि पुस्तक से, इसको इसके लिए हिंदी वर्ड है पुस्तक प्रेमी। इसके लिए हिंदी वर्ड क्या होगा? पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तक से प्यार करे, बिब्लियोफाइल। सिमिलरली पेडियोफाइल, PEDOPHILE, पीडियोफाइल का मतलब होगा लवर ऑफ बोलिए चिल्ड्रन। अभी देखिए हम जब बताएंगे, देखिए पेडियो का मतलब ही होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड। इसी से एक वर्ड बना है डॉक्टरी, मेडिकल के लाइन में पेडिट्रिशियन, है ना, पेडिट्रिशियन। चूंकि ये पेडी का मतलब होता है, ये ओरिजिन ही है चाइल्ड के लिए, उससे बना हुआ सारा वर्ड होगा चाइल्ड। स्पेशलिस्ट को बोलते हैं हम लोग पेडिस्ट्रियन बोलते हैं ना, पेडिस्ट्रियन। वेरी गुड। देन पीडियोफाइल, बच्चों से प्रेम होता है। कैसे बोलते? बाबू तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, बाबू तुम्हारा नाम क्या है। अभी जब उनकी भाषा में तोतली आवाज में आप बात करेंगे तो उनको लगेगा अच्छा मेरे लेवल का लोग आ गया। इसलिए देखिए प्यार से कैसे बच्चे से बात है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है ना, तो कोई बात नहीं है, जो सच्चाई है। तो पेडो, अच्छा देखिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट बड़ा चालाक होता है। वो जाएगा तो आप उनके पास जब बच्चे को लेकर जाएंगे तो बच्चे को खेलने के लिए वो अपना गाड़ी का चाबी दे देगा, कभी आला दे देगा, कोई चीज ऐसा दे देगा जाकि वो हानि ना करे, बट दे देगा। क्यों? बच्चे से उनको प्रेम है, बच्चे से लगाओ। हाँ, उनका काम ही है बच्चे को सारा दिन देखना, बच्चे को समझना। बच्चे को बड़े स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। बच्चे की रोने की आवाज से पकड़ लेते हैं, बच्चा क्यों रो रहा है, भूख से रो रहा है या कहीं दर्द है, कहाँ जो भी है। बताइए कितना मेहनत करके, कितना पढ़ के और कितना उसकी आवाज से समझ पाता है। और हम लोग हैं अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है। अभी हम स्टार्ट किए, सारा सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं जूओफाइल। अच्छा ये दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, ठीक है ना। तो जूओफाइल, JOOPHILE, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब होता है एनिमल। जू से बना है एनिमल, जियोफाइल जिनको एनिमल से प्रेम हो। ठीक है, अब ऐसा एनिमल से नहीं कि जो हमको खा जाए, भाई उससे प्रेम नहीं करना, उसको केवल दूर से चिड़ियाघर में देखना है। ठीक है, अभी इसी तरह और भी वर्ड हैं, हम एक बार थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, बाकी चीजों को आपको खुद समझना है। जैसे पेडो का मतलब चाइल्ड होता है, चाइरो का मतलब पैर होता है, डेंड्रो एक वर्ड है, डेंड्रोफाइल। डेंड्रोज मतलब होता है ट्री, डेंड्रोलॉजी हम पढ़ेंगे, फिर लोगोज पढ़ेंगे, बाद में चलकर हम लोगोज पढ़ेंगे। लोगोज का मतलब होता है स्टडी, अब उसी से बना है बायोलॉजी, लोगोज से बना है। सारे शब्दों को एक साथ हम आपको बताएंगे ताकि आपका वोकैबुलरी दो चार चीज समझ के ही थोड़ा सा हाइट पे आ जाए, ताकि आपको लगे कि अच्छा इतना भी कठिन नहीं था जितना हम लोग उसको समझ रहे थे वोकैबुलरी को, ताकि हम एक ओरिजिन वर्ड से कई वर्ड के आसपास पहुंच जाएंगे। जैसे आपको अभी मैंने बोला डेंड्रोफाइल, DENDROPHILE, इसका मतलब देखिए डेंड्रोज का मतलब मैंने बोला आपको ट्री है। अच्छा किसी भी भाषा में वो हो डेंड्रोज, ठीक है, चाहे वो ग्रीक में हो, लैटिन में हो, फ्रेंच में हो, आई डोंट केयर, हमको केवल जानना है। और फाइल का तो मतलब आपको बताया ही है, लविंग, इसको मिटाना नहीं है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। लविंग, ठीक है, फाइल का मतलब लविंग, और इसका मतलब हो गया ए लवर ऑफ, या लवर ऑफ, या लविंग ऑफ, जो भी कहिए, लवर ऑफ ट्री, जिसको पेड़ पौधे से प्यार। देखिएगा ट्री लगा रहा है, ठीक है, वन माता किसी को पद्मश्री मिला, 10,000 पेड़ लगाने का अवार्ड, ठीक है, मोदी जी के सरकार में एक आदिवासी महिला को बहुत अच्छा लगा, अपने जीवन में इन्होंने इतना पेड़ लगाया। सीखना चाहिए लोगों से, उस उम्र में उस लेडी से हम लोग जीवन में एक पेड़ नहीं लगाते होंगे, लगाना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पता ही बायोलॉजी में, हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ऑक्सीजन देता है हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देता है। पर्यावरण के बिना हमारा, ठीक है, हमारा पृथ्वी क्या बन रहा है, चैम्बर बन रहा है, ग्रीन हाउस चैम्बर, है ना। हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे उनको कार्बन डाइऑक्साइड को
ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, समुद्र का लेयर बढ़ता जाएगा, चेम्बर बनता जाएगा, यहाँ से हीट ऊपर नहीं जाएगा, क्या होगा, समुद्र तल उठता जाएगा और फिर पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अगर हम लोग पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हम लोग अगर डेंड्रोफाइल नहीं बनना चाहेंगे तो हम लोगों को पेड़ों से प्रेम नहीं होगा तो प्रेम। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, किस लिए? चिपको, पेड़ से चिपक जाओ, किसी पेड़ को काटने नहीं देंगे, ठीक है, किसी पेड़ को काटने नहीं देंगे, चिपको आंदोलन चलाया था उन्होंने। हम लोग को भी मेहनत करना है। अच्छा, पढ़ने का मेन उद्देश्य केवल ज्ञान और नौकरी लेना नहीं है, पढ़ने का ये उद्देश्य भी होना चाहिए हमारी जीवन शैली अच्छी हो। ये ग्रॉस में होता है, पेड़ काट दो, किसी प्रकृति को नष्ट कर दो, नहीं, प्रकृति को हमको बनाना है। अच्छा, उसी प्रकार चाइरोलॉजी, पोडोलॉजी, हिप्पोफाइल। अच्छा, एक वर्ड और आया है, हिप्पोफाइल। हिप्पो मतलब होता है हॉर्स, हिप्पोपोटेमस जैसे हम लोग पढ़ते थे, एक नाम है हिप्पोपोटेमस, अलग वर्ड है, लेकिन हिप्पोज का लैटिन में या ग्रीक में या फ्रेंच में, जैसा कि मैंने बता दिया, हमको उधर नहीं जाना है बट वर्ड में जाना है। इसका मतलब होता है हॉर्स, वन ए लवर ऑफ हॉर्स, ए लवर ऑफ हॉर्स। इसका मतलब हो गया कि उनको घोड़े से प्यार है, वो रेस में भाग लेता है, घोड़े को अच्छे से खिलाता है, रखता है, पालता है, पोसता है, वो अपने अस्तबल में घोड़े से, है ना, एक बाबा भारती की कहानी थी ना, उनको घोड़े से बहुत प्यार था, है ना, बचपन में हम लोग पढ़ते थे। फिर घोड़े को लेकर वो भाग गया था, कौन, एक डकैत, डाकू, उसका क्या नाम था, नाम याद नहीं, ऐसा थोड़े होगा, बाबा भारती नाम याद है और उनका नाम ही नहीं याद है। अच्छा, उसकी शीर्षक कविता का, उस कहानी का नाम क्या था, बाबा भारती ही था क्या? खैर, उसने, बाबा भारती का थीम था कि तुम घोड़े को लेकर तो जा रहे हो, छल कपट करके बैठ गया था, बीमार बन के, मुझे लेके चलो, मैं बीमार हूं, और जब धक्का मार के लेके चल गया था, बाबा भारती ने बोला था ठीक है तुम घोड़ा ले जाओ, लेकिन इस घटना को किसी को समक्ष बताना नहीं, क्योंकि जब तुम बताओगे लोगों का सचमुच में अगर कोई बीमार होगा तो लोगों से भरोसा उठ जाएगा, और तुम केवल बताना मत, लेकिन मेरा घोड़ा ले जाना है, ले जाओ। फिर उसने उस घोड़े को लौटा दिया। उन्होंने सोचा कि इनका घोड़ा गया, इनको तकलीफ नहीं है, आने वाले लोग इससे प्रभावित ना हो जाए इस घटना से। इसने उस घोड़े के, एक दिन बाबा भारती जब जगा तो देखा उनका घोड़ा उसके अस्तबल में बंधा हुआ है। तो आप अपने, लोग क्या कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, आप अपना कर्म अच्छा कीजिए, लोगों से हमेशा अच्छाई में विश्वास रखिए, ठीक है। तो हिप्पोफाइल हो गया, हिप्पो। अब हम एक एक वर्ड को अपने एक पतली ऐसी बुक में नोट्स बनाएंगे और उनको याद करेंगे, मतलब लिखेंगे, ताकि हमको नया वर्ड अगर कोई आ जाए तो हमको ये ना लगे। अच्छा, डेंड्रोन का मतलब, डेंड्रोन जो ग्रीन लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है डेंड्रोन, DENDRON, इसका मतलब ट्री, मैंने बता ही दिया। अच्छा, अब ये फाइल से क्लियर हो गया, फाइल वाला टॉपिक को हम बहुत जल्द ऑफ करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बाकी सब आप जानते ही हैं। फाइल वर्ड आएगा, इसका मतलब लविंग होगा। अब दूसरे सेक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है, दूसरे सेक्शन की तरफ चलेंगे जिनका मतलब है मेनिया। कितना टाइम हुआ, टाइम देखा जाए जी, 22 मिनट हुआ, मतलब 8 मिनट और चलेगा, ठीक है। हम थोड़ा एक और जो एंथ्रोपोलॉजी पर चर्चा कर लेते हैं। एंथ्रोप्स मतलब होता है मैनकाइंड। हम लोग जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, एंथ्रोप्स मतलब होता है मैनकाइंड। अब जब हम ओरिजिन की ही बात कर रहे हैं तो हम तमाम वर्डों को सीखेंगे। एंथ्रोपोज मतलब होता है मैनकाइंड, उसी से वर्ड बना है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ग्रीक या लैटिन या फ्रेंच वर्ड जब हम पढ़ रहे हैं वोकेबलरी में, तो एंथ्रो बोलिए, एंथ्रोपोज मतलब होता है मैन काइंड, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसी से बना है एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में मानव विज्ञान या आप नृ विज्ञान भी हम लोग बोलते हैं। एक बहुत अच्छा विषय हुआ करता था, सिविल सर्विसेज में लोग रखते थे, सिलेक्शन लेते थे, छोटा सिलेबस था। इसमें हम मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे किस तरह से विकास हुआ, इवोल्यूशन के दौर में हम अब धीरे धीरे कैसे कैसे उनके खोपड़ी का साइज बढ़ा, हमारे चिंतन का साइज बढ़ा, इन सब बातों को उसमें दिखाया गया। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मैंने भी एक पुस्तक खरीदी थी जिस समय हम यंग थे, पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, ठीक है। बायोलॉजी वाले को और ज़्यादा समझ में आएगा शायद, जिन्होंने मॉर्फोलॉजी या स्केलेटन और सब पार्ट पढ़ा है। पहले हम लोग देखे होंगे ऐसे झुक के चलते थे, 4 पे लंगूर के वंशज ही हम लोग, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग 2 पैर पे खड़े हुए और हमारे मस्तिष्क का भी विकास हुआ। हमारे मस्तिष्क का साइज पहले बहुत कम 800-700 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ करता था, आजकल सुनते हैं 1100-1200, जो भी है। मस्तिष्क का विकास हुआ मतलब उनका क्यूबिक सेंटीमीटर भी बढ़ा, जिससे मानव अच्छे से सोचने समझने लगा। एंथ्रोपोलॉजी, हम लोग थोड़ा विषय से भटके नहीं,
ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे, इसका ये मतलब नहीं हम लोग। तो एंथ्रोपोलॉजी और भी थोड़ा थोड़ा वर्ड है जिससे कि हम लोग सीखेंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होगा वही जो नृविज्ञानी है। IST लगा देने से अच्छा क्लियर हो जाए कि हम अगर इसमें IST लगा देंगे तो वो नाउन हो जाएगा, वो नाउन बन जाएगा, और लेकिन रहेगा वही। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर लिख देंगे तो वो हो जाएगा नृविज्ञानी, साइंटिस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से, ठीक है। ग्रीक, अच्छा एक वर्ड और, ग्रीक में एक वर्ड है मिसेन, हाँ उसका सबसे पहले MESEI, पहले उसका ओरिजिन पढ़ ले तब तो बहुत सारा वर्ड उससे बना हुआ है। इसका मतलब होता है टू हेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए इससे OWS बहुत बनता है और बहुत आता है। जैसे देखिए मिसेन का मतलब होता है टू हेट, घृणा करना। क्या होता है? टू हेट, घृणा करना। अब देखिए टू हेट तो अभी सबसे बाय द वे इसको लगा दें इसमें, मिस एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब होगा जो मनुष्य से, मैनकाइंड से हेट करता हो, मिस एंथ्रोपोडोस, इस तरह से, ठीक है। जैसे अभी लगा दें इसमें, कहाँ लगा दें इसको, मिस एंथ्रोपिस्ट किसको बोलेंगे? जो कि मनुष्य से घृणा करता है। और फिल एंथ्रोपिस्ट किसको बोलेंगे? फिल एंथ्रोपिस्ट। देखिए आप दो वर्ड, फाइल से एक जो वर्ड बना था PHIL, फिल, फाइल से फिल लिया, और एंथ्रोपिस्ट, फिल एंथ्रोपिस्ट कहेंगे लवर ऑफ ह्यूमन काइंड, है ना। और इसी का उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट में क्या होगा? मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस ANTHROPIST, इसका मतलब हो गया हेट, है ना। क्या बोलेंगे? हेटर ऑफ, हेट करने वाला, हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड या ह्यूमन बींग्स, मैन काइंड, जो भी है, ठीक है। अभी ये बात क्या हुई कि हम सब और एकदम हमको चाहिए ओरिजिन वाले वर्ड का मीनिंग। अब देखिए इससे हम बनाते हैं वर्ड मिसोगैमिस्ट, इससे वर्ड बनाए, थोड़ा ऊपर मिटा लें, टाइमिंग हाफ एन आवर हो जाए तो सारा जल्दी बता दिया जाए, ठीक है। कितने मिनट शेष है? रेस्ट, ये जल रहा है इसमें, ओके। तो देन अभी देखिए मिस से हम लिखते हैं मिसोगैमिस्ट। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे गेमोस का मतलब होता है मैरिज, गेमोस का मतलब होता है मैरिज, MARRIAGE। अब मिसोन का पढ़ लिए, मिस मतलब निगेटिव होता है, हेट होता है। मिसोगैमिस्ट मतलब होता है हेटर ऑफ या वन हु हेट्स, क्या लिखेंगे हम? वन हु हेट्स मैरिज, या वन हु हेट्स द कस्टम ऑफ मैरिज। तो बोलेंगे कि हेटर ऑफ, जिसको शादी विवाह पर प्रथा पर विश्वास नहीं है, वो उसको शादी से हेट नहीं करेंगे। और इससे वर्ड एक और लिखे, मिसोगाइनिस्ट लिख सकते हैं आप, GYNIST, मिसोगाइनिस्ट मतलब वन हु हेट्स द वुमेन काइंड, हेटर, या ऐसे लिखिए, हेटर वर्ड ज्यादा चलेबुल में नहीं है, वन हु हेट्स वुमेन, ठीक है। अब गायनी का मतलब, आप तो ये वर्ड तो आप लोग बहुत सुने होंगे, गायनी के पास जाएंगे, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना हम लोग, लेडी के डॉक्टर को, गायनी मतलब होता है वुमेन। धीरे धीरे हम वहां पहुंच जाएंगे, सारे वर्ड का ओरिजिन जानेंगे, मोस्ट ऑफ द वर्ड का, जिसके आपको कहीं देख के वर्ड लिख के उसका फॉर्मेशन में या उसके डीप में जाके अच्छा लगेगा। मिसोगैमिस्ट मतलब गेमोज मतलब मैरिज, गायनी मतलब वुमेन, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे। मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस और फिल दोनों डिफरेंस है। फिल मतलब होता है फाइल मतलब लविंग, और मिस मतलब हेट, दोनों अपोजिट है। और हम आज इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। दूसरे क्लास में, मात्र 3 क्लास में सारे ओरिजिन वाले वर्ड को खत्म करेंगे, और हम फिर वोकेबलरी को ऐसे 10 क्लास में पहुंचा देंगे ताकि आपको लगेगा कि अंग्रेजी उतनी भी कठिन नहीं है। और हम लास्ट में आपको एक कोटेशन बता देते हैं कि ना राहबर न किसी राहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी को ठीक करना तो मिलजुल कर पुरजोर लग जाइए, ताकि हम अंग्रेजी पर ठीक से काबू करके SSC को क्रैक करेंगे। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।